बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अपना यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 के लिए आप लोगों ने पंजाब की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 आप लोगों ने पढ़ना है। यानी फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 आप पंजाब की बुक से पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है, पूरा चैप्टर तो इंक्लूड नहीं है, कुछ टॉपिक इंक्लूड हैं। उसमें प्रोग्रेसिव वेव्स का एक टॉपिक है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ये तो सबको आइडिया होगा, जस्ट स्लाइड्स डेफिनेशन दी है इनकी इतनी डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक है वो स्टेशनरी वेव्स हैं। स्टेशनरी वेव्स आप लोगों ने दोनों तरह की पढ़नी है, मतलब एयर कॉलम में भी पढ़ेंगे और स्ट्रेच स्ट्रिंग में भी पढ़ेंगे। तो दो टाइप की स्टेशनरी वेव्स हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं और जो मेजर इसका टॉपिक है वो डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, तो हम अपनी इस यूनिट का स्टार्ट जो है वो डॉपलर इफेक्ट से ही लेंगे क्योंकि इसमें मेन टॉपिक डॉपलर इफेक्ट है। फिर सेकंड नंबर पे जो आ जाता है वो स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम एंड कौन सा है, स्ट्रेच स्ट्रिंग होगा। आज बच्चों जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो डॉपलर इफेक्ट के बारे में है और डॉपलर ने अपना इफेक्ट जो था वो 1842 में दिया है। इस इफेक्ट को हम एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करें ये कोई एम्बुलेंस है और इसका जो सायरन या हॉर्न है वो बज रहा है और आप इस जगह पर खड़े हुए हैं। ठीक है, और एम्बुलेंस आपकी तरफ मूव कर रही है। तो जैसे जैसे एम्बुलेंस, ये सोर्स ऑफ साउंड है और आप ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एम्बुलेंस आपकी तरफ आएगी इसका हॉर्न जो है वो कांस्टेंट साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी तरफ आएगी आपको लगेगा फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे ही एम्बुलेंस आपको क्रॉस करके आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगी, यानी आपसे दूर जा रही होगी, तो आपको लगेगा फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये आपको फील होता है फिज़िकली। इसी तरह यूँ समझ लें कि एम्बुलेंस किसी जगह पर स्टॉप है, वो खड़ी हुई है, यानी साउंड वेव्स उससे प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन वो जो एम्बुलेंस है वो रेस्ट की स्टेट में है। एम्बुलेंस ज़रूरी नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ साउंड हो सकता है। अब जो ऑब्जर्वर आप हैं ना, आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो आप एम्बुलेंस की तरफ आएँ तो तब आपको लगेगा इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर आप एम्बुलेंस से दूर जाना शुरू हो जाएंगे तो आपको लगेगा फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रही है ना चेंज, ठीक है, ये किस वजह से आ रही है? क्योंकि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं ना। इधर जाते हुए डिस्टेंस कम हो रहा है, उधर जाते हुए डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। जब ये इसकी तरफ आ रहा है तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कम हो रहा है, जब ये उधर जा रहा है तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। इस चीज़ का हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी में आपको चेंज फील हो रही है वो किस वजह से हो रही है, रिलेटिव मोशन की वजह से हो रही है। रिलेटिव मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें दोनों के दरमियान में, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो रहे हों। ऐसी मोशन को हम कौन सी मोशन कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं, जिसमें दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या हो रहे हों, चेंज हो रहे हों। अब ये देखना है कि ठीक है, इनमें इन सारे केस में डिस्टेंस तो चेंज हो रहे हैं और फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रही है, लेकिन कह रही है जो फ्रीक्वेंसी में आप चेंज कह रहे हैं ना आ रही है, ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है ये रियल चेंज नहीं है, बल्कि ये जो है वो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है, यानी फ्रीक्वेंसी जो चेंज आपको वो कह रहे हैं फील हो रही है ना, ये असल में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, बल्कि ये अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। इस बात को आप यूँ समझें, देखिए इस गाड़ी के अंदर एक हॉर्न लगा हुआ है, उस हॉर्न को जो चीज़ ऑपरेट कर रही है वो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा हुआ है जिसकी वजह से इससे साउंड वेव्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। अब खुद सोचो, गाड़ी रेस्ट में हो, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, ठीक, तो यहाँ गाड़ी मूव कर रही हो, आप उसके हॉर्न बजाते हैं, यानी उसके बटन को प्रेस करते हैं, तो उससे साउंड वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। उन साउंड वेव्स के प्रोड्यूस होने का ताल्लुक रिलेटिव मोशन के साथ तो नहीं है। वो साउंड वेव्स तो जब ये रेस्ट में भी होगी तब भी वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जब ये टुवर्ड मूव करेगा, अवे मूव करेगा, तब भी वो सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब ये हो कि जो सोर्स ऑफ साउंड है इसकी एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो हमें फिर क्यों चेंज में फील हो रही है, वो ड्यू टू कौन सी मोशन है, रिलेटिव मोशन की वजह से है। तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ साउंड है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, बल्कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन आपको ये फील हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है,
चेंज हो रही है, इस इफ़ेक्ट को हम किसका नाम देते हैं? डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। इसकी मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चे, मैंने लिखा है द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्लियर हो गया, ये एक्चुअल चेंज नहीं है। एक्चुअल मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, रिलेटिव मोशन की वजह से हमें लग रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। कि द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब मैंने क्या बताया? दोनों के दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो तो उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं, बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो इस इफ़ेक्ट को हम किसका नाम देंगे? डॉपलर इफेक्ट का नाम देंगे। यहाँ से ये एमसीक्यू बन सकता है कि डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है वो एक्चुअल चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है या आपको अपीयर होती है? तो वो एक्चुअल चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि कौन सी है? अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जो सोर्स है उसकी एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज इस केस में नहीं आ रही। अब इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करते हैं कि रिलेटिव मोशन जब होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज होगी। और कुछ केसेस आपको समझ आ गए हैं, सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर जा रहा है या सोर्स अवे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स या ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स। ये कुछ बातें हमने की हैं, अभी जस्ट स्टार्ट है, फिर आगे इस पर डिटेल से बात करते हैं। थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट मैं आपको और क्लियर करता हूँ। अब यूँ समझिए कि यहाँ पर एक सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड आप लोगों ने रखा हुआ है और वो कांस्टेंट साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर है जो इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर एंड दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं ये ऑब्जर्वर की ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी है, ये डी है, तो अब मुझे ये बताएं कि इस जब ये ऑब्जर्वर डिफरेंट पोजीशन से गुजरा है, ए बी सी डी पोजीशन से, तो इनमें से मुझे ये बताएं कि किस पोजीशन पे अगर ये सर्कुलर पाथ है तो किस पोजीशन पे आपको फ्रीक्वेंसी सोर्स की ज़्यादा सुनाई देगी? ए पोजीशन पे जब ऑब्जर्वर होगा, बी पे होगा, सी पे होगा या डी पे होगा, तो आप लोगों ने बताना किस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। तो देखिए इस केस में मुझे ये बताएं कि क्या सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो रहा है? अगर इस सर्कल का रेडियस 2 मीटर है तो यहाँ पर भी सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस 2 मीटर हुआ, यहाँ पर भी डिस्टेंस 2 मीटर हुआ, यहाँ पर भी डिस्टेंस 2 मीटर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोर्स सेंटर में हो और ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ में मूव करे तो फिर क्या इन दोनों के दरमियान में रिलेटिव मोशन होगी? कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी। जब रिलेटिव मोशन ही नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी इसको पॉइंट ए पे सुनाई देगी वही बी पे होगी, वही सी पे होगी, और वही फ्रीक्वेंसी पॉइंट डी पर भी होगी। क्योंकि इस केस में आपको बात क्लियर होगी नहीं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, क्योंकि जब रिलेटिव मोशन होगी तो फ्रीक्वेंसी में क्या आनी है? इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आनी है ना। तो यहाँ कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आएगी और हर पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। या अगर आपसे पूछता है कि ए और बी पॉइंट में फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना होगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। तो बच्चों यही बात आपको समझा रहा हूँ कि अगर सोर्स सेंटर में हो और ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ में मूव करे तो देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज भी नहीं आ रही और फ्रीक्वेंसी हर पॉइंट की क्या होगी? सेम होगी। इसी के एक और केस छोटा सा आपको मैं पढ़ाता हूँ कि सपोज़ करें जो ऑब्जर्वर है वो यूँ ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और आपका सोर्स इस जगह पर है, ऑब्जर्वर आप लोगों का इस जगह पर है। अब सोर्स को सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं। ये सोर्स मूव कर रहा है, पॉइंट ए पे है, इसको बी बोल देते हैं, ये सी है, ये डी पॉइंट है। ये सोर्स यूँ सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, इस तरफ ऑब्जर्वर है, लंबे बालों वाला ऑब्जर्वर बना लेते हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर सोर्स यूँ सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, अब ऑब्जर्वर सर्कल के सेंटर में अगर होता ना, इधर तो मैंने सोर्स को सेंटर में रखा था ना, अगर यही ऑब्जर्वर सर्कल के सेंटर में होता तो फिर दोनों के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होनी थी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता सोर्स इधर हो या ऑब्जर्वर इधर हो, सर्कल में अगर होंगे, ये सर्कल के सेंटर में होगा तो फिर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगी। मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जर्वर को इधर ले जाएं, सोर्स को इधर रख दें, फिर भी ये आंसर सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन इधर क्या चक्कर हुआ है कि ऑब्जर्वर अब सर्कल के सेंटर से निकल कर बाहर चला गया, ठीक है। सोर्स सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि सोर्स किस पॉइंट पर होगा कि इस ऑब्जर्वर को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यानी फ्रीक्वेंसी किस पॉइंट पे उस ऑब्जर्वर के लिए मैक्सिमम होगी। तो आप लोगों ने याद ये रखना है कि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं शायद बी पॉइंट पे होगी, कि जब सोर्स बी पॉइंट से गुजर रहा होगा तो बी पॉइंट ए के ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हमें ये तो पता है ना, अगर सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। तो कुछ स्टूडेंट के लगता है कि बी पॉइंट पे तो ये बहुत क्लोज होंगे
तो जब सोर्स बी पॉइंट पे पहुंचेगा उस वक्त फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, आप लोग ये देखें फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी जब सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो ज़रा इसकी मोशन की डायरेक्शन प्लॉट करो ना। जब सोर्स इस जगह पर होगा तो इसकी ये डायरेक्शन मोशन है, जब बी पॉइंट पे है ये डायरेक्शन मोशन है, इधर ये वाली डायरेक्शन मोशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोर्स बी पॉइंट पर होगा उस वक्त सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर तो मूव ही नहीं कर रहा, उस वक्त तो जो सोर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं ना। तो आप लोगों ने वो पॉइंट देखना है जब सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे वहाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो बच्चों ए पॉइंट जो है उस वक्त जो सोर्स है वो किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो ए पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर आपके एमसीक्यू आते हैं ना इसमें किस केस में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो ए पॉइंट किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो इस केस में उस ऑब्जर्वर को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी साउंड की सुनाई देगी। इसमें अब बी पॉइंट चूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इसी सवाल में अगर आ जाता है ना मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस पॉइंट पे उसको सुनाई देगी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के अक्सर बच्चे ऑप्शन डी चूज करते हैं। ऑप्शन डी की बजाय जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो सी होगा। सी पॉइंट पे देखें जो सोर्स है वो किधर मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देगी वो पॉइंट किस पर होगी, सी पर होगी। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। सर्कल आपको समझ आ गया, रिलेटिव मोशन की एग्जांपल नहीं है। सर्कल से लिंक एक और छोटी सी बात थी वो हम लोगों ने स्टडी कर ली। एक और रिलेटिव मोशन की आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए सपोज करें आपका यूँ एमसीक्यू आता है कि दो कार्स हैं, वो दोनों मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी। यानी दो कार्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी मूव कर रही हैं। दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, इस कार को ए इसको बी, यानी दोनों कार की वेलोसिटी भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें अगर हम ये कहें कि कार ए का जो ड्राइवर है उसने हॉर्न बजाया है, तो कार बी के ड्राइवर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसमें कुछ चेंज फील होगी उसकी या नहीं होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है इस केस में देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, क्योंकि दोनों की स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन मोशन भी सेम है। अगर कार ए के अंदर ड्राइवर जो है उसका हॉर्न बजाता है तो वही सेम फ्रीक्वेंसी कार बी वाले ड्राइवर को भी सुनाई देगी। यानी इस केस में भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड देयर इज़ नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रहा, कि दोनों के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मतलब ये कह रहा हूँ दो कार यूँ स्ट्रेट डायरेक्शन मूव करती जा रही हैं, कार ए के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और कार बी के ड्राइवर ने सुना। अगर दोनों की स्पीड और डायरेक्शन मोशन सेम है तो वहाँ पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होती है, जब डॉपलर इफेक्ट हो। तो जब डॉपलर इफेक्ट ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी हॉर्न की होगी वही फ्रीक्वेंसी उस ड्राइवर बी वाला जो ड्राइवर है वो सेम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। और अगर पूछेगा फ्रीक्वेंसी में चेंज कितनी आएगी, तो हम बोलेंगे इस केस में फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आ रही। तो मैंने बच्चों बहुत बेसिक से आइडियाज़ अभी आपके साथ शेयर किए हैं कि डॉपलर इफेक्ट में उस वक्त अप्लाई होगा जब फ्रीक्वेंसी, जब आपके पास दोनों के दरमियान में रिलेटिव क्या होगी, मोशन होगी। रिलेटिव मोशन की कुछ एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखी हैं और कुछ एग्जांपल वो लिखी हैं जिस केस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही। तब हम प्रॉपर डिटेल से इसके फार्मूलाज को देखते हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। तो मैंने बच्चे पॉसिबल केसेस बोर्ड पे लिखे हैं जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो सकती है। इसका केस 1 देखें, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, इसमें सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। थर्ड केस में है कि बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और नेक्स्ट एक और भी है कि बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं दोनों। ये पॉसिबल केसेस हैं हमारे। अब सबसे जो मेन इशू है ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ का वो ये है कि ज़्यादातर वो इन जो केसेस हैं इनकी आपको स्टेटमेंट दे देते हैं और आपसे फार्मूला पूछते हैं कि बताएं कौन सा फार्मूला करेक्ट है। फार्मूला के अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता हो, वैसे ज़्यादातर फार्मूला ही पूछते हैं, लेकिन अगर फार्मूला पता हो तो इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ईजी है। अब मसला ये कि इसके फार्मूला थोड़े ज़्यादा हैं तो वो फार्मूला फिर भूल भी जाते हैं। तो अब आप लोग कोशिश करें, मैं भी अपनी तरफ से आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि इन फार्मूलाज़ को आप लोगों ने याद कैसे रखना है। तो इस पूरे टॉपिक में मेन जो बात है वो यही है कि आपको फार्मूलाज़ अगर याद हैं तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, वो बहुत आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तो उसने डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा हुआ है, ठीक है। इन केसेस को समझने से पहले थोड़े से जो इसमें वो पॉइंट्स यूज़ होने हैं उन पर बात कर लेते हैं। ये मैंने एक सोर्स बनाया है,
ये ऑब्जर्वर बनाया है। यूएस के साथ मैंने लिखा है यूएस किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ सोर्स है, और यू नॉट जो लिखा है वो मैंने स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर लिखी है। वी जो सिंबल मैं यूज़ करूँगा स्पीड ऑफ साउंड की होगी। अब एक और चीज़ नोट करें, और एक हम वर्ड यूज़ करेंगे एफ़, और एक वर्ड यूज़ करेंगे एफ़ प्राइम। एफ़ जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की सिंबल होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और जो एफ़ प्राइम है वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी एफ़ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और एफ़ प्राइम जो होगी वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। अब बच्चों एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब इसका फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये सिंबल अज्यूम की होंगी। मतलब ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कभी आपसे फार्मूला पूछे और फार्मूला में लिखा हो स्पीड ऑफ सोर्स के उसने ए अज्यूम किया, वो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर को उसने बी अज्यूम किया, वो और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की सिंबल उसने इस तरह की वी जैसी, इसे म्यू भी पढ़ते हैं, वी जैसी अज्यूम की हुई हो, और इसकी सिंबल इसने यू वी प्राइम अज्यूम की हुई हो। ये थोड़ा देख लेना है कि इसको थोड़ा सा हम लोगों ने कर्व किया है ना, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी की सिंबल यूज़ होती है। स्पीड ऑफ साउंड की सिंबल भी मे बी वो चेंज कर दे, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड की ज़्यादातर सिंबल वी ही यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए आए तो आप लोगों ने ये थोड़ा ख्याल रखना है कि अगर उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर सिंबल यूज़ की हुई हो, यानी स्पीड ऑफ सोर्स की सिंबल, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर की सिंबल या फ्रीक्वेंसीज़ की सिंबल उसने क्या अज्यूम की हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फार्मूला चूज़ करना है। ये बात होगी। अब चलते हैं इन केसेस को याद कैसे करेंगे। तो हम लिख लेते हैं एफ़ प्राइम इक्वल टू एफ़, ठीक हो गया। एफ़ प्राइम आपको बताया पेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ़ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इसको भी इसी तरह लिख लें एफ़ प्राइम इक्वल टू एफ़ इन टू, इसको भी इसी तरह लिख लें एफ़ प्राइम इक्वल टू एफ़, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे वो देखते हैं फिर, और इसको भी ऐसे लिखेंगे एफ़ प्राइम इक्वल टू एफ़ इन टू, ठीक है। चलें, ये तो मैं आइडिया हो गया कि क्वेश्चन सारों की शेप सेम है, बस आप लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ लिखनी है, बाकी सबको ओवरऑल जो शेप है वो फार्मूलाज की सेम है। कोई एक शेप आप याद कर लें, बाकी शेप हम उसकी मदद से याद कर लेंगे। पहला केस क्या है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, यानी इसमें ऑब्जर्वर मोशन में है, तो सोर्स स्टेशनरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी सिंबल यूज़ करें, सोर्स स्टेशनरी का मतलब है यूएस इस केस में 0 होगी, सोर्स मूव कर रहा है। इसके लिए फार्मूला कोई एक याद रख लें, आप यूँ याद कर लें कि v प्लस माइनस यू नॉट ओवर वी, एक याद कर लें, बाकी मैं आपको इसी से लिखवा दूंगा ना। किसी एक को हिम्मत करके इसी को याद कर लें कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इसलिए यहाँ यू नॉट आया, वी आपको पता है किसकी सिंबल है, स्पीड ऑफ साउंड की, एफ जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और एफ प्राइम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब आप लोगों ने याद रखना है कि अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो ये जो प्लस माइनस वाली टर्म है इसको आप लोगों ने ओवर से ऊपर लिखना है। अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो प्लस माइनस वाली टर्म को ओवर से ऊपर लिखना है। अब जब सोर्स मूव करेगा, मैंने कहा ना एक याद करना है बाकी उसी से लिखने हैं, तो ये प्लस माइनस वाली टर्म ओवर से नीचे आएगी। ओवर से नीचे आने का मतलब है कि इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो v ओवर v, इधर प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, रेसिप्रोकल लेने के बाद आप इसको याद करें माइनस प्लस। माइनस प्लस में क्यों इस तरह याद करवा रहा हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर तक समझ आएगी। बस आपको समझ आ गया कि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो प्लस माइनस वाली टर्म को ओवर से ऊपर लिखना है, और जब सोर्स मूव करे तो इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेंगे, ये ऊपर चली जाएगी, उसने नीचे आना है। इधर प्लस माइनस याद रखना है, लेकिन नीचे क्या लिखना है, माइनस प्लस। लेकिन इसमें ऑब्जर्वर जो सोर्स है वो मूव कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी इस केस में ऑब्जर्वर की स्पीड तो 0 है, तो यहाँ पर फिर हमें ऑब्जर्वर की स्पीड तो नहीं आगे लिखनी चाहिए, यहाँ पर किसकी स्पीड लिखनी चाहिए, सोर्स की स्पीड लिखेंगे, क्योंकि इस केस में ऑब्जर्वर तो है ही किस स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। तो आपको ये दो फार्मूला समझ आ गए कि अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा प्लस माइनस वाली टर्म ओवर से ऊपर आएगी, सोर्स मूव करेगा वो टर्म नीचे आएगी, ऊपर प्लस माइनस है नीचे माइनस प्लस है। बस इसी को अपने माइंड में रिवाइज करें जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। ऑब्जर्वर मूव करे ऊपर प्लस माइनस, सोर्स मूव करे नीचे माइनस प्लस। बाकी यू नॉट और यू एस आप मिक्स नहीं करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। जब सोर्स मूव कर रहा है तो यू एस आएगा, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फिर यू नॉट आएगा। अब मसला ये कि प्लस माइनस का क्या चक्कर है, असल में जब ऑब्जर्वर मूव करता है ना टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो ऑब्जर्वर दो तरह से मूव कर सकता है ना। पहला केस ये हो सकता है कि सपोज करें ये ऑब्जर्वर है और ये आप लोगों का सोर्स है, ठीक है। अब एक केस ये हो सकता है कि ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स मूव करे, एक केस ये हो सकता है कि ऑब्जर्वर किधर मूव करे, अवे फ्रॉम सोर्स मूव करे ना। सोर्स और रेस्ट में इस केस में उसकी यूएस 0 है,
लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो तो मूव कर रहा है ना, वो टुवर्ड्स भी जा सकता है और ऑब्जर्वर किधर आ सकता है, अवे भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने प्लस माइनस लिखा है। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग याद रखें, ऊपर प्लस माइनस आना है, नीचे माइनस प्लस आना है, तो फिर ये फार्मूला आपको भूलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें जब ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स मूव करे तब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, प्लस यूज़ होगा या माइनस, या ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स मूव करेगा तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो आप लोगों ने अगर इसी पैटर्न से चीज़ें याद की हुई हैं तो आप सिर्फ दो और बातें याद रख लें। एक आप याद रख लें फर्स्ट साइन वर्ड याद रखें, और दूसरी बात आप याद रखें सेकंड साइन। फर्स्ट साइन सेकंड साइन का मतलब क्या है, फर्स्ट साइन मतलब प्लस, आप प्लस माइनस ना याद कीजिएगा, वो आप मिक्स कर देंगे। फर्स्ट साइन मीन जो ऊपर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट साइन होगा वो शो करेगा टुवर्ड्स मोशन को, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट साइन लिखा हुआ है टुवर्ड्स मोशन का है, और सेकंड साइन जो है वो किस मोशन का है, अवे मोशन का है। और ये वाली बात इन सब के ऊपर अप्लाई होगी कि फर्स्ट साइन टुवर्ड्स मोशन का, सेकंड साइन अवे मोशन का। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, बताएं इनमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा। तो मैंने क्या वर्ड बोला, ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टुवर्ड्स मोशन में कौन सा साइन यूज़ होगा, फर्स्ट साइन, तो मैंने माइनस मिटा दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो फार्मूला लिखा है एफ प्राइम इक्वल टू वी प्लस यू नॉट ओवर वी, वे कब यूज़ होगा, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा टुवर्ड्स कौन सा, सोर्स। ये बात क्लियर होगी। अब अच्छी दूसरा मैं अगर आपसे फार्मूला पूछूं, ऑब्जर्वर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ऑब्जर्वर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, तो अवे मोशन के लिए कौन से साइन यूज़ होगा, सेकंड साइन। तो फार्मूला क्या था, प्लस माइनस था ना, तो अब इसका सेकंड साइन कौन सा, माइनस है। ये फार्मूला अब किसको शो कर रहा है, व्हेन ऑब्जर्वर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम कौन सा सोर्स, स्टेशनरी सोर्स। तो आपको बात समझ आ गई, टुवर्ड्स मोशन में फर्स्ट साइन, क्योंकि आप लोगों ने इसको कैसे याद किया हुआ है, प्लस माइनस, फर्स्ट प्लस है यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर माइनस है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने अगर इसी पैटर्न पे बातें लिखी जिस तरह मैंने बताया कि अगर ऊपर प्लस माइनस लिखना है तो नीचे माइनस प्लस, तो इसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई होंगे। अब अगर आपका एमसीक्यू ये आता है कि ये सोर्स है, अब आपको पता है इस केस में सोर्स मोशन में है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस केस में ऑब्जर्वर रेस्ट में है और जो सोर्स है उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं है, यानी सोर्स मूव करेगा। अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करे। तो अगर मैं आपसे ये फार्मूला पूछूं कि सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, तो आपको ये माइंड में पहली बात लाएं कि जब सोर्स मूव करेगा नीचे माइनस प्लस आएगा, बस इतना सोच लें, ठीक है। अब टुवर्ड्स के लिए क्या वर्ड याद किया था, टुवर्ड्स के लिए मोशन के लिए कौन सा साइन, फर्स्ट साइन। तो इसमें से फर्स्ट साइन माइनस है, प्लस है, इसका फर्स्ट साइन तो माइनस है। अब मैं ये मिटा रहा हूँ। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है किसका फार्मूला है, ये फार्मूला कब है, फर्स्ट साइन लिखा हुआ है ना, क्योंकि माइनस प्लस में पहला साइन माइनस, फर्स्ट माइनस था, ठीक है। ये फार्मूला किसको शो कर रहा है, व्हेन सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। अगर आपके एमसीक्यू ये आता है ना कि सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, फिर कौन सा फार्मूला करेक्ट है, तो फिर ये वाला फार्मूला करेक्ट होगा, माइनस वाला, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूं सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मैं प्लस माइनस खुद ही लगा रहा हूँ, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो सोर्स अगर ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है तो फिर कौन सा साइन, सेकंड साइन यूज़ करना है। सेकंड साइन यहाँ प्लस है तो माइनस ख़त्म कर देंगे। अब ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब जो सोर्स होगा वो अवे मूव करेगा किससे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर से। बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो इस तरह आप इन फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। अब बच्चों हम इन केसेस की बात करते हैं, इनको कैसे आप डील करेंगे। इसमें आप ज़रा गौर करें कि बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। बोथ का मतलब क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों जो हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। सपोज करें एस स्टैंड फॉर सोर्स, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर, एंड बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें आप कैसे फार्मूला याद रखेंगे, बेसिक तो शेप आपको पता है। इसका आसान हल ये है कि दोनों के आप टुवर्ड्स वाले केस उठा लें। टुवर्ड्स का केस का मतलब क्या है, टुवर्ड्स मोशन वाले दोनों के केस उठा लें, और टुवर्ड्स मोशन में कौन से साइन यूज़ होंगे, फर्स्ट साइन। इसका फर्स्ट साइन कौन सा, प्लस वाला, तो इसको आप लिख सकते हैं वी प्लस यू नॉट, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टुवर्ड्स है ना, तो टुवर्ड्स मोशन के लिए कौन साइन होगा, फर्स्ट साइन। तो दोनों के फर्स्ट साइन उठा लें। फर्स्ट साइन का मतलब क्या होगा, वी प्लस यू नॉट। इसका फर्स्ट साइन क्या है, वी माइनस यू एस। वी माइनस कौन सा, यू एस। अक्सर बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं सर वी किधर गया है, तो यूँ समझो डिवाइड किया है तो वी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना।
डिवाइड किया है दोनों के, इसको और इसके साथ, तो वो वी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यूँ समझ लें, या वैसे ही आप याद रख लें कि टुवर्ड्स मोशन में फर्स्ट साइन यूज़ होंगे, तो आप लोगों ने दोनों के फर्स्ट साइन लिख देने। इसका फर्स्ट साइन प्लस है और इसका फर्स्ट साइन माइनस है। अब नेक्स्ट जो केस है उसमें कह रहा है बोथ आर मूविंग अवे फ्राम ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, और ये दोनों नाराज़ हो गए और एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। तो अवे मोशन में बोथ आर मूविंग मीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर की बात हो रही है। बोथ आर मूविंग अवे फ्राम ईच अदर, तो दोनों के अवे वाला केस उठा लो। अवे वाला केस का मतलब कौन साइन यूज़ होगा, सेकंड साइन। इसका सेकंड साइन कौन सा है, माइनस वाला है, तो ये बन जाएगा v माइनस कौन सा हो जाएगा, u नॉट डिवाइडेड बाय इसका जो सेकंड साइन है, अवे मोशन सेकंड साइन, इसका सेकंड साइन प्लस वाला है, तो v प्लस us हो जाएगा। ठीक है, बस ये बहुत आसान सी बात है, जिस तरह मैंने आपको बताई है कि आप अगर एक फार्मूला याद रख लें कि ऊपर प्लस माइनस कब आएगा। मैं तो यूँ ही इसको याद करवाता हूँ तो अक्सर कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो यूँ याद रखें, अगर ऑब्जर्वर मोशन में होगा तो प्लस माइनस ओवर से ऊपर आएगा। बस ये याद रखें तो फिर ये खुद ही याद हो गया कि जब सोर्स मूव करेगा तो नीचे माइनस प्लस आएगा। वो बाकी बातें जो हैं वो इन्हीं को देख के आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर आप फार्मूलाज याद कर लेते हैं तभी हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। एक और केस मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। वो केस बच्चे कुछ यूँ है कि सपोज करें एक कार P कर लेते हैं, एक कार Q है, ये कार P है, ये कार Q है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इस कार P की स्पीड ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड और कार Q की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड है। अब जो कार P है इसके ड्राइवर ने हॉर्न बजाया रस्सा लेने के लिए। पाकिस्तान में हॉर्न बजा के वैसे भी रस्से लेते हैं। अच्छा, इसके ड्राइवर ने हॉर्न बजाया है कार P के ड्राइवर ने इससे रस्सा लेने के लिए, और कार Q के ड्राइवर ने उस हॉर्न को सुना है। तो अब अगर आपसे पूछता है कि इस केस में इसने जो फ्रिक्वेंसी सुनी है वो ज़ाहिर है अपेरेंट फ्रिक्वेंसी होगी, तो ये कौन सा केस होगा, क्योंकि इनमें से तो कोई भी केस बज़ाहिर मैच नहीं कर रहा। इसमें देखें ना, ये दोनों मूव कर रहे हैं ना, ये कौन सा केस है, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये टुवर्ड्स तो जा नहीं रहे, क्या एक दूसरे से दोनों अवे मूव कर रहे हैं, अवे वाला केस भी नहीं है। तो बात आपको समझ आ गई। ये जो सिचुएशन मैंने ऊपर लिखी है, ये वाली सिचुएशन बज़ाहिर ये लग रहा है इनमें से किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रही। अब आप इसमें ये देखें स्पीड ज़्यादा किसकी है, सोर्स। देखिए ना, सोर्स कौन सा होता है, जिसने हॉर्न बजाया है, जिसने साउंड वेव्स प्रोड्यूस की हैं, वो सोर्स है। इसमें स्पीड किसकी ज़्यादा है, सोर्स की स्पीड ज़्यादा है किससे, ऑब्जर्वर की स्पीड से। तो आपने इस फार्मूले से सोर्स की स्पीड निकाल लें। अब सोर्स की स्पीड अक्सर बच्चे 20 यूज़ कर लेते हैं। 20 अब तब यूज़ करते हैं सोर्स की स्पीड को जब ये जो ऑब्जर्वर जिसे आप बोल रहे हैं वो किस में होता, रेस्ट में होता। तो इसमें सोर्स की स्पीड निकालने का तरीका ये होगा कि आप लोगों ने Vp में से माइनस कर देना है किसको, Vq को माइनस कर देंगे। तो Vp कितना आ रहा है 20 माइनस 12, तो सोर्स की स्पीड कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह की अगर सिचुएशन आएगी तो इसमें सोर्स की स्पीड हम कैसे निकालेंगे, असल में सोर्स की रिलेटिव स्पीड हम निकाल रहे हैं ना, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड है बेसिकली, US इज़ द रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स। तो कैसे निकालेंगे, Vp माइनस Vq 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये कि ये जो सोर्स है वो टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, यानी ऑब्जर्वर को ये अप्रोच कर रहा है विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो अब ये कौन सा केस बन गया, ये वो केस बन गया जिसमें जो सोर्स है वो मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, आप यूँ कह सकते हैं टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर, सोर्स मूव टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर। और अगर आप इसमें सोर्स की स्पीड कितनी यूज़ करेंगे 8 मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे, तो ये वो केस बन जाएगा जब सोर्स मूव करेगा टुवर्ड्स कौन सा, स्टेशनरी लिसनर। तो बात आपको समझ आ गई कि इस सिचुएशन में आप लोगों ने सोर्स की रिलेटिव स्पीड निकालनी है। अब इसका मतलब कि सोर्स की स्पीड अगर आप 8 मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे तो ये कौन सा केस बनेगा, सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो इधर ही आ जाएगा, सोर्स किधर मूव कर रहा है, अब टुवर्ड्स मूव कर रहा है। टुवर्ड्स मोशन में कौन सा साइन, फर्स्ट साइन लगेगा। तो इसका मतलब ये कि अब हम इस क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, F प्राइम इक्वल टू F V/V माइनस US। US की जगह क्या यूज़ करेंगे, 8 मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे, US की जगह 20 मीटर पर सेकंड यूज़ नहीं करेंगे। बात आपको मेरी समझ आ रही है। V जो है वो स्पीड ऑफ साउंड वेव है। स्पीड ऑफ साउंड वेव वैसे क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ साउंड वेव गिवन ना हो तो हम कितनी यूज़ करते हैं,
340 मीटर पर सेकंड खुद से यूज़ करते हैं। यानी स्पीड ऑफ साउंड अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो खुद से यूज़ करनी हो तो 340 यूज़ करते हैं। अगर आपसे इस सवाल में वो एफ़ प्राइम पूछता है तो ज़रूरी है क्वेश्चन में आपको एफ़ गिवन हो। एफ़ कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी? एक्चुअल फ्रिक्वेंसी होगी। अब बच्चों एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो सिर्फ साउंड वेव्स के लिए वैलिड नहीं है, डॉपलर इफेक्ट लाइट वेव्स के लिए वैलिड भी है। तो अगर डॉपलर इफेक्ट को हम लाइट वेव्स के लिए अप्लाई करना चाहें तो फिर इन सारे फार्मूलाज में आप लोगों ने v को किस से रिप्लेस कर देना है? c से। v किसकी स्पीड थी? साउंड की स्पीड थी। और c किसकी स्पीड होगी? स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो साउंड और लाइट दोनों के लिए वैलिड है। अगर क्वेश्चन कभी लाइट के आ जाए, वैसे लाइट के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इन्हीं सारे फार्मूलाज में जो स्पीड ऑफ साउंड की लिखा हुआ है ना, जहाँ पर v आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये v, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, उस v को आप लोगों ने किस से रिप्लेस कर देना है? c से जब रिप्लेस कर देंगे तो वही सारे क्वेश्चन जो सोर्स ऑफ साउंड था वो कन्वर्ट हो जाएंगे सोर्स ऑफ किस में? लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि v को c से कब रिप्लेस करेंगे? जब आपका सोर्स जो है वो साउंड की बजाय सोर्स किस चीज़ का हो जाएगा? लाइट का सोर्स हो जाएगा। तो मैं नहीं लिख रहा, आप लोग इन सारे फार्मूलाज को माइंड में रख लीजिएगा। लाइट का अगर क्वेश्चन आ जाए तो v को किस से प्लेस कर देना है? c से। बाकी us या u0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सोर्स की स्पीड होगी ना। ये दो डिफरेंट बातें हैं। देखिए ना, एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस चलती हुई जा रही है, एम्बुलेंस ने जो साउंड प्रोड्यूस की है ना उसकी स्पीड डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू एम्बुलेंस की अपनी स्पीड से, ठीक है ना। इसी तरह सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स की अपनी स्पीड है लेकिन जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी अपनी स्पीड होगी। तो इसके लिए ये याद रखना है कि v जो और c जो है वो सोर्स की स्पीड नहीं है बल्कि उसके अंदर साउंड और लाइट की स्पीड्स हैं। साउंड जो सोर्स की स्पीड होगी उसको हम us से शो करेंगे या जो भी टॉपिक में सिंबल गिवन होगी किसी MCQ में उससे उसको डिनोट करेंगे। अब बच्चों अगर आपके MCQ आ जाता है ना कि डॉपलर इफेक्ट वैलिड किसके लिए है ना, वैलिड का मतलब अगर आपसे पूछे किन वेव्स के लिए वैलिड है ना, तो अभी मैं आपको समझा रहा था कि फार्मूला में लाइट भी लिखी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं डॉपलर इफेक्ट जो है वो वैलिड है साउंड वेव्स के लिए भी एंड लाइट वेव्स अगर आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है इसका ऑप्शन बोथ होगा ना, यानी दोनों के लिए वैलिड है। डॉपलर इफेक्ट इज़ वैलिड फॉर साउंड वेव्स एज वेल एज़ फॉर लाइट वेव्स। हमारी बुक में वैसे डिस्कशन ज़्यादातर साउंड की है लेकिन लाइट वेव्स के लिए भी डॉपलर इफेक्ट वैलिड होता है। अब इनके रिप्लेसमेंट वर्ड की बात करते हैं। साउंड वेव्स जो होती हैं वो कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। ये रिप्लेसमेंट वर्ड कम यूज़ होते हैं, वैसे मैं लिख देता हूँ। तो अगर साउंड लफ्ज़ ना लिखा हो तो इसकी जगह मैकेनिकल वेव्स भी हो सकता है। लाइट वेव्स आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये इनके रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं। तो अगर आपसे पूछे कि साउंड और लाइट ऑप्शन में ना हो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, तो फिर भी आपको बोथ चूज़ करना पड़ेगा। अब जो साउंड वेव्स होती हैं ये सारी मैकेनिकल तो साउंड नहीं होती ना। साउंड वेव्स जो होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये फर्दर रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं। और जो लाइट वेव्स हैं उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्स होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। ये बच्चे अब इसको ये ना कंसेप्ट बना लें कि जो सारी मैकेनिकल वेव्स जो होंगी उनके लिए डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होगा। मैकेनिकल वेव्स में साउंड जो वेव्स हैं इनके ऊपर डॉपलर इफेक्ट क्या होगा? अप्लाई होगा। लेकिन ये क्योंकि रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं इसलिए मैंने लिख दी हैं। वैसे आपकी यूनिवर्सिटी में आने के यही चांस है साउंड एंड लाइट का पेयर बनेगा। अगर साउंड और लाइट का पेयर नहीं होगा तो फिर इन दो का पेयर भी बन सकता है। अगर इन दो का पेयर नहीं होगा तो फिर इन दो का पेयर भी बन सकता है। तो ये पेयर की फॉर्म में MCQ आता है। तो समटाइम एक्चुअल वर्ड्स की बजाय उनके रिप्लेसमेंट वर्ड्स गिवन होते हैं तो हम उनके फिर रिप्लेसमेंट वर्ड चूज़ कर लेंगे। लेकिन मैंने बात आपको क्लियर कर दी है, ये ना सोचें कि सारी मैकेनिकल वेव्स, जिस तरह रोप के अंदर मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, अब रोप के अंदर जो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं दे आर बाय नेचर ट्रांसवर्स होती हैं। तो मैंने तो इस मैकेनिकल के नीचे लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है। तो मैं मैकेनिक ये नहीं कह रहा कि मैकेनिकल सारी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, हम तो सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं कि साउंड जो है वो क्या है, मैकेनिकल वेव की टाइप में आती है। और साउंड कौन सी मैकेनिकल वेव है? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है।
ये बात समझ आ गई ना। इसको यूँ समझिए, लाइट वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लाइट की वेव्स हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसवर्स भी होती हैं। इसको यूँ सोचें, इसको यूँ ना सोचें कि मैकेनिकल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल ही होती हैं, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स नहीं हो सकती। तो मैकेनिकल की कुछ टाइप लॉन्गिट्यूडनल हैं और मैकेनिकल की कुछ टाइप्स ट्रांसवर्स भी हैं। तो इस बात के मीनिंग डिफरेंट है। ये सिर्फ इसी के रिप्लेसमेंट वर्ड लिखे हुए हैं, इसके रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं, इसके रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, ट्रांसवर्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्या हैं, उस पर मेरी 2 वीडियोस होंगी 1 आवर की, तो आपको डिटेल से वेव्स की क्लासिफिकेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे अपने कुछ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जो अभी आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हैं उनके अब हम एमसीक्यू देखेंगे। ये बच्चों मैंने एमसीक्यू लिख सी है, बहुत कॉमन एमसीक्यू है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ अपीरेंट फ्रीक्वेंसी टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेशियो बतानी है अपीरेंट की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ। कब बतानी है, व्हेन सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स। तो जैसे ही अब ये बात पढ़े ना, व्हेन सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स, तो मैंने आपको क्या बताया, जब सोर्स मूव कर रहा हो तो आपके माइंड में, ये तो आपको फार्मूला पता नहीं, शेप तो उसकी यही रहेगी ना, कि जब सोर्स मूव करे तो मैंने क्या बताया था, माइनस प्लस नीचे आएगा। तो आप लिख लें, सोर्स मूव करे तो नीचे क्या आएगा, माइनस प्लस, ये फार्मूला है। अच्छा, अब मसला ये कि सोर्स तो मूव कर रहा है, अब किधर मूव कर रहा है, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स में क्या याद करवाया था, फर्स्ट साइन। तो माइनस प्लस में फर्स्ट साइन कौन सा होगा, माइनस, फार्मूला गैस हो गया। और मूव कर रहा है, इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए मैंने फार्मूला भी लिखा है, विद द स्पीड ऑफ v/4। वैसे हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें ऑब्जर्वर की स्पीड या सोर्स की स्पीड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड गिवन होती है। तो यहाँ पर जो सोर्स की स्पीड है वो आपको कितनी गिवन है, v/4 गिवन है। तो ज़्यादातर जो सवाल आते हैं उसमें सोर्स या ऑब्जर्वर की स्पीड इन टर्म्स ऑफ क्या गिवन होती है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन होती है। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब अगर इनको मैं ऊपर वाले फार्मूला में पुट कर दूं, हमसे तो ये पूछ रहे हैं ना एफ प्राइम ओवर एफ बताएं, ये रेशियो ऑफ अपरेंट फ्रीक्वेंसी टू दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसको इधर लें, v को v रहने दें, ओवर v माइनस v/4 हो जाएगा। इसका अब नीचे एलसीएम ले लें। अगर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो v ओवर इसका एलसीएम कितना बन रहा है, 4v माइनस v/4। ये 4 सेकंड ओवर से नीचे है, ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जाकर जनाब 4v इंटू 3v, तो आपके पास ये जो 4v से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो 4/3 आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि f प्राइम ओवर f जो बन रहा है वो 4/3 बन रहा है। अब पेपर में ध्यान से पढ़ लेना, समटाइम ये भी हो सकता है उसने रेशियो के वर्ड को थोड़ा चेंज कर दिया हो। उसने यूँ पूछी, रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी टू द अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताएं, तो फिर आपका यही जो आंसर होगा वो 3/4 बन जाएगा। आपको शुरू से चेंज करने की ज़रूरत को नहीं, बस लास्ट स्टेप में आके ऑप्शन को चूज़ करने से पहले एक दफ़ा ध्यान से देख लें, अपरेंट फ्रीक्वेंसी टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी टू द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें तो अपरेंट टू द एक्चुअल है, तो इस केस में तो आपका आंसर 4/3 ही रहेगा। तो आपको बात समझ आ गई कि आपको जब क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जर्वर मूव करे, सोर्स मूव करे, उनकी जो स्पीड होगी वो किस फॉर्म में गिवन होगी, इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड गिवन होगी। क्लियर होगी बात। इसके एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करें इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले जाता हूँ, वो आपसे कहते हैं इसी सवाल में आप अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताएं, यानी ये सारी स्टेटमेंट है, और आपसे कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताएं इफ़ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो सपोज कर लेते हैं आपको 300 हर्ट्ज़ गिवन है। यानी यही सेम क्वेश्चन है आपसे। सेम क्वेश्चन क्या है, यूँ क्वेश्चन है ना कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद द स्पीड v/4, फाइंड इट्स अपरेंट फ्रीक्वेंसी इफ़ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ 300 हर्ट्ज़। कि साउंड वेव की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज़ है। तो बहुत आसान, इसी में एक स्टेप अप और करेंगे। एफ प्राइम इधर ही रहा, इस एफ को उधर ले जाएं, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, 4/3f हो जाएगा। इसमें अगर हम बच्चे वैल्यूज पुट करें तो 4/3 इंटू एफ कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इसको 300 लिख सें, ये 300 इससे कैंसिल हो गया तो 100 आ गया। 100 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हर्ट्ज़ हो जाएगा। तो आप बच्चे इसमें 2-3 चीज़ें आप सीखें। एक तो आपके रेशियो के क्वेश्चन आएंगे, एक अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि जिसमें आपसे अपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी और आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन थी। ये भी तो हो सकता था ना आपसे इसी सेम क्वेश्चन में वो आपसे पूछता कि आप एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बताएं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ लेता और आपको क्वेश्चन में अपरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन होती, तो फिर भी कोई इशू नहीं था। इन दोनों में से जो चीज़ अननोन होगी उसको आप इसी साइड पे रहने देंगे
यानी आप लोग उसको सब्जेक्ट बना लेंगे ना, जिस तरह मैंने एफ प्राइम को सब्जेक्ट बनाया। तो अगर क्वेश्चन में आपसे एफ प्राइम गिवन होती तो फिर आप एफ को सब्जेक्ट बनाते, एफ उसी साइड पे रहता, ये इधर 4/3 है, इधर आकर क्या हो जाता 3/4 हो जाता। तो ये इसके 3 पॉसिबल वेज हैं क्वेश्चन आने के। पहला वे क्या है, रेशियो के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस चीज़ का है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ले। तीसरा क्या है, आपसे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पूछ ले। और एक ही पॉइंट आपको बताया है कि जब भी रेशियो पूछे तो ये ध्यान से देख लें ऑप्शन चूज़ करने से पहले कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओवर एक्चुअल पूछी हुई है या एक्चुअल ओवर क्या पूछी हुई है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वो बात कर रहा है। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं डॉपलर शिफ्ट क्या है ना। डॉपलर शिफ्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि जब आपका सोर्स मूव करता है ना, यानी सोर्स जब भी मूव करेगा टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे या सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करे, तो सोर्स की मोशन की वजह से वेवलेंथ में चेंज आती है। दैट चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने बच्चे लिखा है द चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स, यानी ये जो वेवलेंथ में चेंज आ रही है इसके लिए रिलेटिव मोशन नहीं लफ्ज़ लिखा हुआ, इसमें वर्ड क्या है, मोशन ऑफ सोर्स की वजह से आएगी। जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगी। डॉपलर शिफ्ट को हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो US/F होता है। US आपको पता है किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ सोर्स, और F यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स है। और अगर आप साउंड वेव्स को पढ़ रहे हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या हो जाएगी, साउंड वेव्स हो जाएगी। F फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स और US स्पीड ऑफ सोर्स। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि डॉपलर शिफ्ट जो है उसका ताल्लुक किसके साथ है, स्पीड ऑफ सोर्स के साथ है। एक बहुत कॉमन MCQ आता होता है कि डॉपलर शिफ्ट नॉट डिपेंड ऑन, तो आप लोगों ने याद रखना है डॉपलर शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मैं इस बात को लिख देता हूँ। तो मैंने बच्चों वो पॉइंट लिख दिया है कि डॉपलर शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर के या सोर्स एंड लिसनर के, इससे फ़र्क को नहीं पड़ता। ये बहुत कॉमन MCQ है, ये 2-3 दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट हो चुका हुआ है ना। डिफरेंट ऑप्शन उसमें लिखे होते हैं और पूछता है किस पे डिपेंड नहीं करती। कुछ 1-2 ऑप्शन उसमें डाउटफुल भी होते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाए तो आप इसी को चूज़ करेंगे कि सबसे जो वैलिड ऑप्शन है नॉट डिपेंड का वो यही है कि डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब हम आते हैं इसके MCQ की तरफ। इसके ना एक तो बच्चा आपके क्वेश्चन आएंगे, आपसे फार्मूला पूछा जाएगा। दूसरे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह के आएंगे उनको देखते हैं। सपोज करें एक सिंपल सा MCQ मैं बनाता हूँ। आपसे कहता है सोर्स मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सोर्स की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और उस सोर्स ऑफ साउंड जो है उसकी जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 1/10 हर्ट्ज़ है। सोर्स की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/10 हर्ट्ज़ है उन वेव्स की। और क्वेश्चन उसका ये है कि आप डॉपलर शिफ्ट बताएं। तो आप डॉपलर शिफ्ट इजीली आप बता सकते हैं। उसका फार्मूला आपके पास क्या है, US/F, बस वैल्यूज पुट कर दो। US 5 है और F किसकी इक्वल है, 1/10 है। 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 50 मीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 को 5 से करेंगे तो 50 मीटर हो जाएगा। अब इसके 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो डॉपलर शिफ्ट के बचे क्वेश्चन बन गए, ये आप लोगों ने खुद बना लेने। मैंने वैसे आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि आपको पता हो इस टाइप के बेसिक से सवाल आएंगे। ये यूँ भी तो बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं ना, आपसे सोर्स की स्पीड का अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो सोर्स की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। डेल्टा लैम्डा क्या है, डॉपलर शिफ्ट चेंज इन वेवलेंथ, वो हमें पता हो और सोर्स जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स है वो पता हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्पीड ऑफ सोर्स आ जाएगी। या इसी तरह अगर आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का भी कैलकुलेट करने को कहे तो अगर हमें सोर्स की स्पीड पता हो और अगर हमें डॉपलर शिफ्ट पता हो तो सोर्स की स्पीड को डॉपलर शिफ्ट से डिवाइड करके हम फ्रीक्वेंसी किसकी निकाल सकते हैं, जो आपके पास वेव्स का सोर्स है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन साउंड वेव्स के आते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ये वाले जो 2 फार्मूलाज हैं ना, ये अनकॉमन है। जितने अनकॉमन है उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं। ये सीधा सीधा डॉपलर शिफ्ट तो हमें समझ आ गया ना, लेकिन अगर आपसे सोर्स की स्पीड के या फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आए तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन वही बात कि इनको याद रखने का तरीका ये है कि इनके अंदर आप खुद वैल्यूज़ अभी लेक्चर के बाद पुट करें, कुछ अज्यूम करें कि सोर्स की स्पीड ये है, वेवलेंथ ये है। वेवलेंथ मीन चेंज इन वेवलेंथ, यानी डॉपलर शिफ्ट आप खुद से अज्यूम करें, इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो खुद ही आपको फार्मूलाज याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए अभी हमारी बात ये हो रही थी कि चेंज इन वेवलेंथ ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स, यानी मोशन ऑफ सोर्स की वजह से वेवलेंथ में चेंज आएगी। ठीक है,
अब चेंज वर्ड डाउटफुल वर्ड होता है। डाउटफुल किस सेंस में कि चेंज कैसे आ रही होगी, चेंज इंक्रीज को भी कहते हैं और चेंज डिक्रीज को भी कहते हैं। ये तो मैं समझ आ गया कि सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगी, लेकिन चेंज कैसे आएगी उसको ज़रा देखते हैं कि किस तरह की चेंज आ रही होगी। किस तरह की चेंज का मतलब ये है कि वेवलेंथ इंक्रीज़ कब होगी और वेवलेंथ डिक्रीज़ कब होगी। पहला केस ये पढ़ लेते हैं कि जो सोर्स है ना वो मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर है सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर, खाली इसी को लिख देते हैं, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, यानी सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर, इसकी स्पीड यूएस इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके आप लोगों ने केसेस याद रखने हैं कि अगर सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे तो इस केस में आप लोगों ने याद रखना है वेवलेंथ डिक्रीज होगी। सोर्स अगर टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और हम लोगों ने भी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर स्पीड ऑफ वेव पे इफेक्ट पूछे तो वेव की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर साउंड ले रहे होते हैं, और साउंड की जो स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो तो मीडियम पे डिपेंड करती है ना, मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। इवन लाइट भी हो ना तो लाइट की स्पीड भी मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो जो v है वो सेम रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करेगी। मीडियम की डेंसिटी क्या है, मीडियम का टेम्परेचर क्या है, इस तरह की चीज़ों पे v डिपेंड कर रही होगी। तो आपका एमसीक्यू क्या आएगा कि अगर सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे, वेवलेंथ पूछेगा तो डिक्रीज़ हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। किसकी स्पीड, वेव की स्पीड, क्योंकि वेव की स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मीडियम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ये तो पता है ना कि मेल और फीमेल की साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ या कोई फीमेल यहाँ बात कर रही है तो दोनों की जो साउंड वेव्स हैं उनकी स्पीड सेम होगी। क्यों स्पीड सेम होगी कि दोनों की जो वेव्स हैं वो सेम मीडियम में एयर के अंदर क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो जो एयर इस रूम में है, इस रूम में उस एयर की जो टेम्परेचर है या डेंसिटी है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। वैसे स्पीड ऑफ साउंड का एक पूरा आर्टिकल है, उस पे मैं इस पे डिटेल पे बात करूँगा, लेकिन अभी बस आप इतना याद रख लें कि ये डिपेंड करेगा मीडियम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, और मीडियम की प्रॉपर्टीज़ में चंद मोटी मोटी बातें मैंने की हैं। टेम्परेचर है उसकी मेजर प्रॉपर्टी, उस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे स्पीड डिपेंड करती है। अच्छा, अब तो ये बातें होगी, वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, स्पीड कांस्टेंट होगी। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होता है कि इसकी जो वेवलेंथ होगी ना, वेवलेंथ कम हो रही है, तो सपोज कर लेते हैं जो न्यू वेवलेंथ है वो लैम्डा प्राइम है। क्या वो न्यू वेवलेंथ जो है वो ओरिजिनल वेवलेंथ की इक्वल है? लैम्डा प्राइम न्यू वेवलेंथ, लैम्डा इसकी ओरिजिनल वेवलेंथ। ओरिजिनल वेवलेंथ किस फार्मूले से निकलती है, v इक्वल टू एफ लैम्डा से ना। लैम्डा अगर यहाँ से निकालें तो v बाई एफ, ये कौन सी वेवलेंथ है, ओरिजिनल वेवलेंथ है ना। तो क्या लैम्डा प्राइम ओरिजिनल वेवलेंथ की इक्वल है? नहीं, बल्कि ये कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है वेवलेंथ। तो इसका फार्मूला होगा लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। तो आप लोगों ने याद रखना है वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। अगर इस केस में पूछे ना कि न्यू वेवलेंथ कैलकुलेट करो, लैम्डा प्राइम मीन न्यू वेवलेंथ इस केस में कैलकुलेट करो कितनी होगी, उसका तरीका ये होता है कि लैम्डा में से डेल्टा लैम्डा को माइनस करेंगे। लैम्डा कौन सी वेवलेंथ है, ओरिजिनल वेवलेंथ। डेल्टा लैम्डा मैंने क्या पढ़ा है, डॉपलर शिफ्ट। अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो आप उस न्यू वेवलेंथ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये फार्मूला भी याद रखना है। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, v बाई एफ, डेल्टा लैम्डा क्या होता है, u s बाई एफ, एफ एलसीएम आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ v माइनस यू एस बाई एफ। ये तो बहुत कॉमन फार्मूला है, यानी इसके भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये तो फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए बड़ी दफ़ा आ चुका है ना। आपसे पूछता है कि अगर सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव करे तो बताएं इट्स न्यू वेवलेंथ विल बी। हमें ये तो पता है ना वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो न्यू वेवलेंथ कितनी होगी, v माइनस यू एस बाई एफ होगी। अब आपको समझ आ गया v किसकी स्पीड है, साउंड वेव की स्पीड, क्योंकि हम साउंड को ले रहे हैं। us किसकी स्पीड है, सोर्स की स्पीड है, और f जो है उन वेव्स की क्या फ्रिक्वेंसी है। तीनों चीज़ें आपको पता हो तो आप वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं जो न्यू वेवलेंथ होगी। या अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो आप इसी फार्मूले से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। और आपको बच्चे मैंने बता दिया कि ये वाला फार्मूला यूनिवर्सिटी में जस्ट आइडेंटिफाई होने के लिए भी आ जाता है। इसका दूसरा केस पढ़ते हैं जिसमें जो सोर्स है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। सोर्स मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करे तो तब भी सोर्स मोशन में है ना, सोर्स मोशन में होगा तो वेवलेंथ में क्या आएगी, चेंज आएगी। अब आप लोगों ने बच्चे बातें ध्यान से नोट कीजिएगा, जब आपका जो सोर्स है
वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करेगा। तो इस केस में याद रख लें कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। और हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले सीखा था कि फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। स्पीड का इनके टुवर्ड्स या वे के साथ कोई तल्लक नहीं है, स्पीड दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मुझे बताओ वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है ना, तो जो न्यू वेवलेंथ लैम्डा प्राइम होगी क्या वो लैम्डा के इक्वल होगी? लैम्डा के इक्वल तो नहीं होगी ना। लैम्डा प्राइम जो होगी वो ज़्यादा होगी किससे, लैम्डा से ना। इन इस केस में लैम्डा प्राइम ज़्यादा होगी किससे, लैम्डा से। और पिछले केस में क्या था, पिछले केस में लैम्डा ग्रेटर था किससे, लैम्डा प्राइम से ना। इस वाले केस में क्या हो रहा है, जब सोर्स अवे मूव कर रहा है लैम्डा प्राइम ग्रेटर है किससे, लैम्डा से। तो यहाँ पर हमें कोई फैक्टर ऐड करना पड़ेगा ताकि दरमियान में कौन सा साइन आ जाए, इक्वलिटी का साइन आ जाए ना, क्योंकि यहाँ लैम्डा कम है ना। तो लैम्डा के अंदर एक फैक्टर ऐड करेंगे ताकि इक्वलिटी का साइन आ जाए। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो अगर सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करे वेवलेंथ इंक्रीज होगी और उसका फॉर्मूला लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा होगा। लैम्डा वही ओरिजिनल वेवलेंथ, डेल्टा लैम्डा कौन सी, डॉपलर शिफ्ट। तो बस माइनस की जगह पर आप लोगों ने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। तो ये वाला फार्मूला कब यूज़ होगा, वही सेम फार्मूला है, बस उसकी शेप चेंज हुई है, v प्लस यू एस बाई एफ, कि जब सोर्स जो है वो किधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करेगा। तो इन दोनों फार्मूला से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं जो न्यू वेवलेंथ होगी। और अगेन वही बात कि नीचे वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी, और ये वाला फार्मूला आपका आइडेंटिफाई होने के लिए भी आ सकता है कि करेक्ट फार्मूला बताएं जब सोर्स किधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करेगा। इन दोनों केसेस में सोर्स मोशन में था और ऑब्जर्वर को आप लोगों ने किस में एज्यूम किया हुआ था, रेस्ट में। सोर्स मूव कर रहा है लेकिन ऑब्जर्वर किस में है, रेस्ट में। अब वो केस पढ़ते हैं जिसमें सोर्स रेस्ट में हो लेकिन ऑब्जर्वर मूव करे, सोर्स रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूव। तो मैंने लिखा है सोर्स रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूव। इसके भी दो केसेस फिर बनेंगे। दो केसेस कैसे बनेंगे कि सोर्स जो है वो रेस्ट में है यानी यूएस 0 है। एक केस ये बनेगा कि ऑब्जर्वर जो है वो किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड सोर्स मूव कर रहा है। दूसरा केस वही, सोर्स अगेन रेस्ट में है, उसकी स्पीड 0 है और जो ऑब्जर्वर है वो अवे फ्रॉम सोर्स मूव कर रहा है। एक में टुवर्ड्स मूव कर रहा है, एक में अवे मूव कर रहा है। एक चीज़ तो क्लियर करो ना, डॉपलर शिफ्ट का जो फार्मूला था, डॉपलर शिफ्ट क्या था, यूएस बाई एफ था ना। तो डॉपलर शिफ्ट कब प्रोड्यूस होती है, जब सोर्स मूव करता है। ये जब भी हम केस पढ़ रहे हैं जिसमें सोर्स रेस्ट में और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, पहले तो डॉपलर शिफ्ट चेक कर लेते हैं इस केस में कितनी होगी। तो यूएस की जगह पर 0 बाई एफ इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर अगर मूव करे और सोर्स रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर जिधर मर्जी मूव करे, टुवर्ड सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स मूव करे, इन दोनों केसेस में जो डॉपलर शिफ्ट होगी यानी वेवलेंथ में जो चेंज होगी वो आपकी किसकी को लाएगी, 0 की को लाएगी। आपको क्लियर हो गया वेवलेंथ में चेंज क्यों 0 आ रही, क्योंकि वेवलेंथ में चेंज सोर्स की स्पीड की वजह से आती है ना। अगर सोर्स ही रेस्ट में आ गया है तो फिर वेवलेंथ में जो चेंज होगी उसने बच्चों किसकी इक्वल हो जाना है, 0 की इक्वल हो जाना है। अगर वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ इस केस में कितनी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेवलेंथ कांस्टेंट का मतलब ये है कि वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल आ जाएँ तो उसका फार्मूला फिर क्या होगा, v बाई एफ ही होगा। ओरिजिनल वेवलेंथ होगी ना ये वाली, v बाई एफ। तो इन दोनों केस में जब सोर्स रेस्ट में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेवलेंथ कांस्टेंट होगी। अगर कहता है कैलकुलेट करके दें वेवलेंथ तो उसका फार्मूला v बाई एफ होगा। याद से इस बात सुन लें कि अगर वेवलेंथ पूछेगा तो वो अब कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन अगर डेल्टा लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ पूछेगा तो वो क्या होगी, 0 होगी। वो क्यों 0 होगी वो मैंने ऊपर आपको समझा दी है। फिर अगली बात ये आ जाती है कि स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि स्पीड का तल्लक ऑब्जर्वर और सोर्स की मोशन के साथ नहीं है। इसका स्पीड जो होती है वेव की उसका तल्लक मीडियम की प्रॉपर्टीज़ के साथ है। तो यहाँ पर भी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब देखना ये कि यहाँ पर वेवलेंथ तो चेंज हो नहीं रही, स्पीड भी आपके पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रही होगी या फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रही होगी, वो आप ज़रा देख लें। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। असल में होता ये है कि जब जो ऑब्जर्वर है वो टुवर्ड सोर्स मूव कर रहा होता है ना, आप इस बात को यूँ समझें कि ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है।
ये वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। अब जब ऑब्जर्वर जो है वो खुद टुवर्ड सोर्स मूव करेगा, तो जितना वो फास्ट टुवर्ड सोर्स मूव करेगा तो नंबर ऑफ़ वेव्स जो उसके इधर कानों में इंटर हो रही हैं, जो वो रिसीव कर रहा है, नंबर ऑफ़ वेव्स जो वो रिसीव कर रहा है पर यूनिट टाइम, मुझे बताएं वो कम हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी नहीं, क्योंकि सोर्स से वेव्स निकल रही हैं, ऑब्जर्वर जो है इसकी तरफ आ रहा है, तो जितनी वो ऑब्जर्वर नंबर ऑफ़ वेव रिसीव कर रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, वो कम होंगी, ज़्यादा होंगी? वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो वेव्स की तरफ जा रहा है ना। जितना तेज़ मूव करेगा उतनी ज़्यादा वेव वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोर्स रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर किधर मूव करे, टुवर्ड सोर्स मूव करे, तो उस केस के अंदर फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ का कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना, कि अगर ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स मूव करेगा तो इस केस के अंदर इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है ना, इन्हें वेव फ्रंट्स बोलते हैं ना। वेव फ्रंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस लैम्डा होता है। यहाँ वेव्स श्रिंक नहीं हो रही, वेवलेंथ बिल्कुल कांस्टेंट है, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, किसकी, वेव्स की, ठीक है। लेकिन फिर फ्रिक्वेंसी क्यों ज़्यादा हो रही है वो आपको समझ आ चुका होगा कि ये वाला ऑब्जर्वर जब इधर जाएगा, यूँ समझिए ये आगे से वेव्स आ रही हैं, अगर मैं रुका हूँ तो मेरे पास वेव्स आ रही हैं, अगर मैं चलना शुरू हो जाऊँ तो मैं ज़्यादा वेव रिसीव करूँगा ना। जब मैं ज़्यादा वेव रिसीव करूँगा तो उस केस में फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ऐसे ही है जिस तरह पेडिस्टल फ़ैन लगा हुआ है, आप खड़े में आपको हवा लग रही है, हवा आप तक आ रही है, अब उसी पेडिस्टल फ़ैन की तरफ आप चलना शुरू हो जाए तो आपको ज़्यादा हवा लगती है। बात समझिए कि जब आपको ज़्यादा हवा लगती है इसका मतलब है कि यू आर रिसीविंग मोर वेव्स, आप ज़्यादा वेव क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। जब खड़े हो कम हवा उधर से लग रही है, ठीक है, लेस वेव्स आ रही हैं। जब आप जा रहे हो तो आपको ज़्यादा हवा लग रही है, मीन यू आर रिसीविंग मोर नंबर ऑफ़ वेव्स। बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर भी कि जब आप उसके टुवर्ड्स जाएंगे वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, इनके दरम्यान में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। इसी तरह वो पंखा लगा हुआ है पेडिस्टल फ़ैन, आप खड़े में आपको हवा लग रही, अब आप उससे यूँ दूर जाना शुरू हो जाए तो आपको हवा जो लग रही है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा कम हो जाएगी ना, मीन यू आर रिसीविंग लेस नंबर ऑफ़ वेव्स। मैं वैसे पेडिस्टल फ़ैन की जो हवा है उसको वेव्स बोल रहा हूँ, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे होता है, ऐसे ही है। अगर आप दूर जा रहे हैं तो आपको हवा कम लग रही है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यू आर रिसीविंग लेस नंबर ऑफ़ वेव्स। तो इस केस में जब आप अवे जा रहे हैं तो आपको उसकी हवा कम होती जा रही है दूर जाने से, तो आप लेस वेव रिसीव कर रहे हैं। लेस वेव रिसीव पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, इस केस में फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। इस कंसेप्ट का अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अक्सर बच्चे सोचते हैं वी चेंज नहीं हो रहा, लैम्डा चेंज नहीं हो रहा, तो एफ़ को कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया है फ्रिक्वेंसी में या किस सेंस में चेंज आ रही है। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट सही क्लियर हो चुका होगा। अक्सर बच्चों से जल्दी में यही गलती होती है कि जब भी वो सुनते हैं ना कि टुवर्ड्स का वर्ड सुनते हैं तो उनको लगता है कि टुवर्ड्स मोशन में वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी। तो देखिए टुवर्ड्स मोशन में वेवलेंथ कब इंक्रीज़ करेगी, जब कौन मूव करेगा, सोर्स मूव करेगा। अगर ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे तो बता दिया वेवलेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वेवलेंथ में जो चेंज होगी वो किसकी इक्वल होगी, ज़ीरो की इक्वल होगी। बच्चों मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में आपको ये जो सर्कल से शो हो रहे हैं ये सारे वेव फ्रंट्स हैं ना। वैसे आपको पता है कि अगर ये सोर्स हो ना तो इसके वेव फ्रंट्स यूँ बनते हैं, और कोई से टू कन्वेक्टिव वेव फ्रंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस लैम्डा होता है, यानी कोई से भी टू कन्वेक्टिव वेव फ्रंट्स में डिस्टेंस लैम्डा होगा। ये तो तब है कि जब सोर्स रेस्ट में है और इसके इस तरह के वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे जिनमें डिस्टेंस लैम्डा रहेगा। ये डायग्राम मैंने बनाई है, आपके एमसीक्यू यूँ आएंगे, आपको डायग्राम गिवन होगी और आपसे ये पूछ सकता है बताएं ये सोर्स किस पॉइंट के टुवर्ड्स मूव कर रहा है और ये सोर्स किस पॉइंट के अवे मूव कर रहा है। हमें ये पता है कि सोर्स जिस पॉइंट के टुवर्ड्स मूव करेगा ना, सोर्स, ठीक है, ऑब्जर्वर नहीं, सोर्स जिस पॉइंट के टुवर्ड्स मूव करेगा उधर वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, और जिस पॉइंट से सोर्स किधर मूव करेगा, अवे मूव करेगा, वहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस लैम्डा है। तो बी वाली साइड पे देखें, ये लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा। लैम्डा इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जिस साइड से लैम्डा इंक्रीज़ हो रहा है सोर्स उस साइड से किधर मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है, और जिस तरफ लैम्डा डिक्रीज़ हो रहा है उधर सोर्स किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स। तो बहुत आसान होगी बात। तो आप इस डायग्राम से क्या गेस करेंगे, सोर्स किसके टुवर्ड्स मूव कर रहा है, सोर्स ए के किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है, और बी से किधर मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है। तो आपको क्लियर होगी बात। वो इसी तरह आप लोगों ने देखा कि इन कन्वेक्टिव वेव फ्रंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस लैम्डा है। इस तरफ से देखा जाए तो वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है बी वाली साइड से, तो इसका मतलब कि बी से सोर्स वेवलेंथ इंक्रीज़ का मतलब सोर्स किधर मूव कर रहा है, अवे। इधर जो है वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है,
वेवलेंथ डिक्रीज़ का मतलब है कि सोर्स उस जिस तरफ वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, सोर्स उसके किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है। यही इस तरह के बेसिक्स एमसीक्यू आ जाते हैं। अब अगर कोई डायग्राम बनी हुई आ जाए तो उस डायग्राम का वेव फ्रंट्स का पैटर्न देखकर भी आप गेस कर सकते हैं कि जिधर वेव्स श्रिंक हो रही होंगी, क्लोज हो रही होंगी, उधर टुवर्ड्स मोशन होगी, और जिधर से वेव दूर दूर जा रही होंगी, एक्सपेंड हो रही होंगी, वहाँ से सोर्स की कौन सी मोशन होगी, अवे मोशन होगी। आपने गौर किया होगा जब ये मैंने डायग्राम बनाई है तो देखिए मैंने वेव्स को श्रिंक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर सोर्स किस में है, रेस्ट में है, और अगर ऑब्जर्वर मूव करे तो देखें इनके दरमियान में डिस्टेंस किसी तरह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस केस में वेवलेंथ क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। बच्चों भी मैंने बोर्ड पे 2 स्पेशल केसेस लिखे हैं। वैसे इन स्पेशल केसेस के एमसीक्यू यूनिवर्सिटी में आते तो बहुत कम है, लेकिन एज अ स्पेशल केस आप इनको भी माइंड में रख लीजिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ताकि आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। इसकी ज़रा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला केस ये है कि आपका चेंज इन फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाए। अभी हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन तो पढ़े हैं, लेकिन चेंज इन फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा। आप 2 डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी बना सकते हैं। जिस तरह अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें सोर्स टुवर्ड्स भी जा रहा था और अवे भी जा रहा था। ऑब्जर्वर जो था वो रेस्ट में था, सोर्स टुवर्ड भी जा रहा था और अवे भी जा रहा था, और हम लोगों ने फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट की थी। ठीक है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसीज हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको चेंज इन फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वो डायरेक्ट सॉल्व करने का भी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, यानी जब टुवर्ड मोशन भी हो और अवे मोशन भी हो और आपसे फ्रिक्वेंसी में चेंज पूछी जाए। क्या बात कह रहा हूँ, इसको इस एग्जांपल समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं लिखे चेंज इन फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ जाए, डेल्टा एफ पूछा गया, मेजर्ड बाय एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी किसने ऑब्जर्व की हो, स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने मेजर की हो, व्हेन मूविंग सोर्स क्रॉसिंग हिम, जब मूविंग सोर्स उसको क्रॉस कर रहा हो। इसको इस डायग्राम से समझें। ये देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में है और एक सोर्स इसको क्रॉस कर रहा है। पहले इसको अप्रोच कर रहा है, फिर इससे अवे जा रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर या लिसनर रेस्ट में है, इसने जो फ्रिक्वेंसी में चेंज फील की हो ना, जब इसको ये टुवर्ड्स मोशन हो रही हो या और साथ में कौन सी हो रही है, अवे मोशन, तो टुवर्ड्स मोशन और अवे मोशन के दौरान जो फ्रिक्वेंसी में क्या आई है, चेंज आई है, उसको मेजर करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक होगी बात। तो 2v किसकी स्पीड है, साउंड वेव की स्पीड, us किसकी स्पीड है, इस सोर्स की स्पीड, और नीचे वही v का स्क्वायर us का स्क्वायर इनटू f हो जाएगा। f आपको पता है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स होगी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि इस ऑब्जर्वर ने जितनी फ्रिक्वेंसी में चेंज आप लोगों ने कैलकुलेट करके देनी हो, तो उसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। इसके लिए 2 चीज़ें आपको चाहिए होंगी मेन, एक किसकी स्पीड, साउंड वेव की स्पीड, us किसकी, सोर्स की स्पीड, एंड प्लस जो है वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। अगर आपको पता हो तो आप इजीली चेंज इन फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसमें वैल्यूज़ पुट नहीं कर रहा, आप खुद से वैल्यूज़ अज्यूम करके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक और केस देखते हैं, उस केस को मैं इस डायग्राम से समझें। इसमें देखें जो सोर्स है ना वो रेस्ट में है, यानी जो सोर्स है वो रेस्ट में है। ये सोर्स ऑफ साउंड है, सपोज करने रेस्ट में है। एक ऑब्जर्वर इसके टुवर्ड्स आ रहा है, फिर ऑब्जर्वर इसको क्रॉस कर गए, यानी अब सोर्स रेस्ट में, अब ऑब्जर्वर किस में है, मोशन में है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि इस ऑब्जर्वर ने फ्रीक्वेंसी में कितनी चेंज नोट की होगी। ज़ाहिर है टुवर्ड्स मोशन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, अवे मोशन में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है। तो पूछ रहे फ्रीक्वेंसी में चेंज बताएं। तो ये लिखा हुआ है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी में चेंज कितने नोट की है, ऑब्जर्वर में ने नोट की है, एज ही पासेस बाय अ स्टेशनरी सोर्स, और जैसे ही वो पास करेगा किससे, स्टेशनरी सोर्स से। स्टेशनरी सोर्स से पास करने का मतलब क्या है कि जब उसके पहले टुवर्ड्स आ रहा होगा और फिर उसको क्या करेगा, पास करेगा, यानी टुवर्ड्स और अवे मोशन दोनों इंक्लूड हैं। तो उस वक्त आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी में चेंज कितनी आएगी। जब सोर्स रेस्ट में होगा तो इस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे। क्या फार्मूला होगा, 2u0/v। u0 किसकी स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड, क्योंकि सोर्स रेस्ट में है। v वही साउंड वेव की स्पीड, और f जो होगी इन साउंड वेव्स की एक्चुअल क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये बच्चों 2 प्रॉब्लम भी आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। अगर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तब आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।